मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार, ये उसकी दूसरी टर्म, उसका 1 साल ये 2 दिन पहले 30 तारीख को पूर्ण हुआ और इस NDA 2 के पहले साल में मैं समझता हूं बहुत ही उल्लेखनीय काम मोदी जी की सरकार ने किए और कुछ काम तो ऐसे हैं जो वास्तव में एक इतिहास बन गया है। वर्षों से जो अटके हुए काम थे, जो जनता की प्रबल इच्छा थी, नहीं हो पा रहे थे, मोदी जी की सरकार ने और इस प्रकार से वो किए कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बिना किसी व्यवधान के जो काम हुए, उसमें अगर सबसे पहला महत्वपूर्ण काम में गिनता हूं तो वह है धारा 370। अनुच्छेद 370 को जिस प्रकार से उसका प्रभाव कम किया, जो इस देश की जनता की जब से देश आजाद हुआ, संविधान बना, तब से ही मांग थी कि इस धारा 370 के अनुच्छेद के प्रभाव को समाप्त किया जाए, क्योंकि एक राष्ट्र की कल्पना जो की गई थी, जहां एक विधान हो, एक निशान हो और एक ही प्रधान हो। कश्मीर में अभी तक भी 2 निशान और 2 विधान ये चलते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण से 2 प्रधान की जगह 1 प्रधान तो हो गया था, लेकिन अभी भी बाकी 2 चीजें शेष थी। अब कश्मीर जो है, जम्मू और कश्मीर, भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग बन करके और आया है, उभरा है। देश की एकता, अखंडता इससे मजबूत हुई है। तो एक उल्लेखनीय काम ये पिछले 1 वर्ष में हुआ। और इसी में अगर दूसरा विषय में जोड़ता हूं तो वह नागरिक संशोधन जो कानून बना, जिसको हमने CAA कहा, जिससे जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां से वर्षों से जो नागरिक उत्पीड़ित होकर के भारतवर्ष में आए थे, उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, उनके नागरिकता का रास्ता खुला। ये भी मैं समझता हूं अपने देश और इस रीजन के अंदर जो एक लोगों के मन में एक संशय था और दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में रादर जो उत्पीड़न एक प्रकार से सहन कर रहे थे, उन सब लोगों को किस प्रकार से नागरिकता भारत की मिले, उसका रास्ता साफ हुआ। तीसरा बड़ा काम, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण। यह भी कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी आसानी से इस काम को आपसी समझ के साथ बैठ करके और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से यह भी संपन्न होगा। बहुत सूझबूझ के साथ इस काम को भी, यानी एक प्रैक्टिकल रूप देकर के, और इस मांग को भी, जनता की जो वर्षों पुरानी मांग थी, ये तो सैकड़ों वर्षों पुरानी मांग कह सकते हैं, इस देश की थी, उसको भी पूरा कराया है। इसी प्रकार 3 तलाक ये जो कानून है, मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के नाते से जो एक उत्पीड़न मुस्लिम महिलाओं का ऐसा माना जाता है, उनको उसमें से बाहर निकाला। ये भी इस पिछले 1 वर्ष की देन है। करतारपुर साहब का जो गलियारा है, क्योंकि हमारे सिख बंधुओं के नाते से बहुत बड़ी मान्यता वहाँ जो गुरु नानक देव जी का जो एक स्थान है, उसके प्रति जो बनी है और सारे देश के लोगों की आस्था है, तो उस स्थान पर लोगों का आना जाना उस गलियारे के माध्यम से आसान हो सके, इसका भी एक रास्ता करतारपुर गलियारे के नाते से ये बना है। वर्षों पुरानी यहाँ के जो देश के रक्षक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और जो इस बात की मांग करते थे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये एक होना चाहिए, तो एक कंबाइंड एक सिस्टम बना करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो एक रचना बनाई गई, एक प्रावधान किया गया, ये भी एक हमारे रक्षा के नाते से एक बहुत बड़ा कदम जो इस पिछले साल में लिया गया है। मित्रों, काम गिनाने के लिए बहुत हैं, लेकिन कुल मिलाकर के पिछला 1 वर्ष इन सब बातों के लिए गिना जाएगा कि इस देश ने दुनिया में अपना एक ऐसा नाम बनाया है, एक ताकत के रूप में उभर करके आ रहे हैं। वो चाहे सामरिक ताकत हो, चाहे वो आर्थिक ताकत हो, राजनीतिक ताकत हो, हर दृष्टि से
भारतवर्ष का नाम देश में ऊंचा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए, वो सब सराहनीय है। प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक दृष्टि से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए, इन्वेस्टर्स को यहाँ लाने के लिए, यहाँ की जनता को किस प्रकार से आगे पार्टिसिपेट कराया जाए, हर वर्ग के साथ उन्होंने संबंध बनाए और संबंध बना करके जनता के लिए भी बहुत सी योजनाएं वो लागू की, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से या चिकित्सा दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, किसान की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, हर प्रकार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सराहनीय काम किए। अगर मैं चिकित्सा के नाते से कोई एक विषय गिनाना चाहूँ तो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम, ये भी उन्होंने घोषणा की, जिसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि कोई भी गरीब परिवार उसको 5 लाख रुपए तक की एक इलाज की गारंटी ये सरकार की ओर से दी गई कि उसका एक चिकित्सीय बीमा कि किसी को रोग के कारण से और इस बात को न सहन करना पड़े कि रोगी बिना इलाज के और वो मर गया या उसका घर का परिवार की स्थिति खराब हो गई, इसमें से ऊपर उठाया। देश भर में 1 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो 1,10,000 लोगों ने इसका लाभ उठाया है अभी तक हरियाणा में। और हरियाणा में तो हम इससे आगे बढ़ करके भी, क्योंकि जिनके नाम SCC डाटा में नहीं है, SCC डाटा 2011 में तैयार हुआ था, बहुत परिवारों का नाम उसमें नहीं है, हमने एक प्रावधान बनाया है, उसको जल्दी लागू कर देंगे कि जिन परिवारों की 1,80,000 रुपए से कम इनकम है वार्षिक, ऐसे परिवार भी इसमें शामिल किए जाएंगे, चाहे वो SCC डाटा में है अथवा नहीं है। इन सब का खर्च केंद्र सरकार की बजाय हरियाणा सरकार खुद वहन करेगी, तो बहुत बड़ी मात्रा में ये नाम भी जुड़ने वाले हैं, उसकी प्रोसेस चल रही है। वो सब परिवार पहचान पत्र के नाते से जो कार्यक्रम चल रहा है, बहुत जल्दी उसका पूर्ण होते ही उसका विधिवत प्रारंभ कर दिया जाएगा। हरियाणा में तो हमने और भी कुछ जो चीजें लागू की हैं, उसमें महत्वपूर्ण चीज ऐसे रोगी जो किडनी के यानी पेशेंट हैं, डायलिसिस जिनका होता है अथवा कैंसर के रोगी हैं, ऐसे सब लोगों को भी आर्थिक आवश्यकता बहुत होती है, उनको भी हमने जो पेंशन 2250 रुपए की मासिक है, ऐसे सब लोगों के लिए भी 2250 रुपए मासिक पेंशन, HIV हो अथवा किडनी का डायलिसिस का मरीज हो या फिर कैंसर का मरीज हो, ऐसे सब लोगों को 2250 रुपए मासिक पेंशन ये भी हमने लागू की है। मित्रों, देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसमें खास करके इन्वेस्टर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स भारत में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पैमाना ये बहुत महत्व रखता है। भारतवर्ष ने इतना एक काम करके हर प्रदेश का इसमें योगदान है, उन योगदान को आगे बढ़ाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक का एक पैमाना है, उसके ऊपर जो हमारा 142वां नंबर था, 63वें नंबर पर हम आ गए हैं और हमारा जो टारगेट है अगला वो 50वें स्थान का है। अगर 50वें स्थान पर हम देश दुनिया भर में आते हैं तो निश्चित रूप से भारतवर्ष जो है वो एक डेस्टिनेशन, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन करके और उभरेगा। और इसमें हरियाणा का अपना एक योगदान है। हरियाणा 2014 में जिसका रैंकिंग अपने देश के प्रांतों में 14वें स्थान पर था, हमने अपने आप काफी सुधार किए और सुधारों के बाद हमारी जो रैंकिंग है वो 2018 के अंदर 3rd रैंकिंग आ गई थी। और मैं समझता हूँ अगली बार जब भी इसका कोई रिव्यू होगा तो उसके अंदर हम और अच्छा स्थान बनाएंगे। लेकिन अभी कोरोना के कारण से अगला जो रिव्यू इस समय होना था वो कुछ दिन के लिए रुका है और कोरोना की समाप्ति के बाद नेक्स्ट रिव्यू में हम और इसमें बेहतर अपना स्थान बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए और जो हमारा श्रम योगी है उनके लिए ये भी बहुत ध्यान रखा है कि ऐसे गरीब परिवारों को वार्षिक सहायता ये पहुंचनी चाहिए। और इसमें भी जो 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति हो जाता है उसको कैसे पेंशन के दायरे में लाया जाए। तो किसान की मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ये सब योजनाएं लागू की। और इसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग अपनी ओर से भी कुछ प्रीमियम यदि अदा करते हैं, प्रीमियम उतना ही केंद्र सरकार भी देगी, तो इनको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। हमें जब ध्यान में आया कि ऐसे लोग अपने पास से प्रीमियम देने में असमर्थ होंगे अथवा संकोच करेंगे अथवा नहीं देने की आदत अभ्यास नहीं रहता, पैरेलल हमने एक और स्कीम चलाई
और वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि ऐसे सब प्रकार के प्रीमियम, चाहे वो पेंशन के हैं अथवा कोई बीमा कराना है बीमे के हैं, क्योंकि सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इनके प्रीमियम 12 रुपए और 330 रुपए ये भी कोई देने के लिए तैयार होता नहीं है। तो ऐसे सब प्रकार के प्रीमियम देने के लिए उस परिवार की सहायता की जाए जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है। ऐसे सब परिवारों को 6,000 रुपए साल का दे करके ऐसे प्रीमियम उसमें से भराया जाए ताकि उसकी भविष्य उसका सुरक्षित हो जाए। तो ये योजना हमने भी लागू कर दी है। लगभग 4.5 लाख लोगों को, 6.5 लाख लोगों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ ये मिल गया है। तो ये इस योजना को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया वार्षिक, ये काम भी इस देश में पहली बार हुआ है कि हर किसान के खाते में हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपया जाएगा। और ये पिछले वर्ष भर में लगातार चला है। इस बार की किस्त भी पहुंच गई है। किसान अपने खर्चों को किस प्रकार से उसमें मीट आउट कर सकता है, सारे खर्चे न भी मीट आउट होंगे तो कम से कम 6,000 रुपए का सहयोग साल का उसको होता है। तो बहुत बड़ा एक काम जो है किसान का वो आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था ये भी प्रधानमंत्री जी ने की है। उसमें हरियाणा ने जो योगदान किया है वो मैंने आपको बताया है। प्रधानमंत्री जी ने केयरिंग फॉर पुअर, जो भी कोरोना के दिनों में, कुछ बातें मैंने कोरोना से पूर्व की बताई है पिछले वर्ष की, लेकिन पिछले 2.5 महीने से हम कोरोना के पीड़ में निकल रहे हैं। तो कोरोना के अंतर्गत जो उन्होंने घोषणाएं की, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर व्यक्ति का योगदान हो, तो उस नाते से 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणाएं की गई, एक पैकेज दिया गया, उसके अंतर्गत बड़ा जो एक लाभ दिया गया एमएसएमई को। उस एमएसएमई में 3.5 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज केवल एमएसएमई के लिए घोषित किया। हमने हरियाणा में भी इसकी योजना बनाई है कि केंद्र का जो लाभ मिलेगा वो तो मिलेगा ही, साथ में हरियाणा की ओर से भी एमएसएमई के लिए 50,000 रुपए का लोन। इस लोन में जो ब्याज एंटरप्रेन्योर को देना पड़ता है, उस ब्याज में हमने भी अपनी ओर से उसमें योगदान करने का ये तय किया है। ऐसे ही ये शिशु लोन 5 लाख लोगों को हम लोग दिलवाएंगे। इसका हमने बैंकों से बात करके प्रावधान किया है। जो स्ट्रीट वेंडर है, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, रेडी फड़ी वाला है, ऐसे लोगों को भी डीआरआई के अंतर्गत 15,000 रुपए का लोन, छोटी पूंजी लगा करके अगर छोटा धंधा कर सकता है वो, तो 15,000 रुपए का लोन उनको भी हम दिलवाएंगे। इसके लिए बैंक से बात हो गई है। 3 लाख लोगों को ये लाभ देने का हमारा टारगेट है। इसका इंटरेस्ट 4% उनको देना पड़ता है वार्षिक, लेकिन हमने तय किया कि 2% का इंटरेस्ट ये हरियाणा सरकार देगी, ताकि सिर्फ 2% के इंटरेस्ट पर ये 3 लाख लोगों को छोटी पूंजी इनको मिल सके। इसके लिए हमने किया है। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। पशुपालन विभाग के लिए बनाई गई, मत्स्य पालन के लिए बनाई गई है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एक प्रकार से जो छोटा किसान है उसको कैसे खेती क्षेत्र अलग से कोई काम करने के बाद किस प्रकार से अपना जीवन यापन करने के लिए कमा सकता है, पैसा लगा सकता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े बजट उस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में वो अनाउंस किए गए हैं। पशुधन क्रेडिट कार्ड, ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड तो हमने पहले बनाया, अभी हर किसान जो पशु साथ में रखता है उसका पशुधन क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। उसकी लिमिट भी बनाई जाएगी ताकि उस लिमिट के अनुसार बैंक से एडवांस ले सके और अपने पशुओं के माध्यम से, पशुधन के पालन के माध्यम से अपना जो जीवन यापन वो कर सके। एफपीओ का विस्तार ये भी किया जा रहा है। देश भर में हजारों यानी जो एफपीओ की घोषणा की गई है, उसमें हमें भी 500 नए एफपीओ ये बनाने का अवसर मिलेगा। इसमें भी किसान जो अपनी फसल का उत्पादन करता है उसकी जो बिक्री है वो एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना करके और उसकी बिक्री वो ठीक ढंग से कर पाएगा, ताकि ये सारी चीजें आगे बढ़ने के बाद किसान को एक फ्रीडम होगी अपने उत्पाद को बेचने की, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ने की। और किसान के लिए और बहुत से काम किए हैं। जैसे कल ही हमने ध्यान किया कि एमएसपी ये रिवाइज किया है, और इस एमएसपी रिवाइज करने में 14 फसलों का जो एमएसपी रिवाइज किया है, किसी में 10% है, किसी में 15% है, किसी में 8% है। तो हर प्रकार के रिवीजन के बाद और आज किसान की आमदन जो है 2-2.5 हजार रुपया एकड़, ऐसे सारे जो एमएसपी के रिवाइज रेट्स हैं उसमें बढ़ी है। किसानों के लिए
1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पैकेज में भी उन लोगों को अलग अलग से सुविधाएं, मार्केटिंग की सुविधा कैसे बढ़ सकती है, उसके लिए उनको आवश्यकता जो होगी उसके लिए काम किया जाएगा। इसी प्रकार ड्रायर्स मंडियों के अंदर किस प्रकार से लगाया जाए, साइलोज का किस प्रकार से मंडियों के भंडारण के लिए इसका उपयोग हम करवा पाएंगे। इसी प्रकार किसान के नाते से उसके मंडियों में उसको जितने भी लाभ पहुंचाने हैं 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसके अंदर बनाया जाएगा ताकि उसको सुविधा हो सके। मित्रों, इसी प्रकार गरीब लोगों के लिए गरीब कल्याण इस नाते से जो योजनाएं बनाई हैं उसमें मनरेगा, इसका भी उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि मनरेगा का जो वेजेस है वो बढ़ा करके, और इस समय हरियाणा का अगर मैं आंकड़ा बताता हूं तो 309 रुपया प्रतिदिन जो डेली वेजेस उनको मिलेगा, और हरियाणा जो है हाईएस्ट वेजेस के नाते से देश भर में ये होगा। जनधन खाता 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपया प्रति मास 3 महीने के लिए उनके बैंक खातों में पैसे डाले जाएंगे, और कुछ और कमजोर वर्ग हैं जिनको एकमुश्त 1000 रुपया ये भी लमसम रूप में उसमें डाला जाएगा। हम लोगों ने कोरोना के समय में बहुत से काम किए हैं, तो कोरोना के समय के जो काम हैं देश भर में तो सब काम हो ही रहे हैं। हरियाणा में जैसे हम देखते हैं कि हरियाणा में कोरोना की लड़ाई बहुत बढ़िया ढंग से हमने लड़ी है, और जहां तक आसपास के प्रांतों में तुलना करने की बात है तो मैं समझता हूं कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब प्रांतों से घिरा हुआ हरियाणा, उसमें हरियाणा की स्थिति सब प्रांतों में बेहतर है। और एक टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया, हर दिन जो भी आवश्यकता रही उसके हिसाब से प्रॉपरली उसका रिएक्शन वो सब हमें मिलता रहा, टीम के रूप में काम किया, और अच्छी स्थिति में आज हमें सारे देश में हरियाणा की इस नाते से एक प्रशंसा हो रही है। न केवल कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनके लिए, बल्कि जो गरीब लोग हैं जिनके रोजगार समाप्त हो गए थे उनको फाइनेंशियल हेल्प ये भी हमने पर्याप्त भेजी है। जो हमारे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की बात तो मैंने बताई है, बीपीएल के परिवार, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, इनके भी सब मिलाकर के 6.5 लाख MMPS वाई और 9.5 लाख अन्य ऐसे 16 लाख लोगों को 4 से 5 हजार रुपया ये पिछले 2 महीनों के अंदर हम लोगों ने भेजा है। जो गरीब लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, ऐसे DRT डिस्ट्रेस राशन टोकन ये भी हमने 5 लाख के आसपास जारी किए हैं ताकि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। ये जो हमारा टारगेट उसको हम पूरा कर सके। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रदेश में भूख के कारण से कोई व्यक्ति सोया होगा ऐसा संभव नहीं लगता। तो इस नाते से हर घर को हमने एक एक घर में परिवार में जा करके हमारी जो लोकल कमेटीज हैं उन्होंने एक प्रकार से एक सर्वे करके और जो नाम हमको भेजे उन सबके DRT बनाए गए, उनको दिए गए। इसी बीच में प्रोक्योरमेंट का अपने आप में एक बड़ा विषय, किसान की प्रोक्योरमेंट 75 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं हमने खरीदा, 1800 परचेज सेंटर्स और मंडियां उनके माध्यम से, और ऐसे ही 7.5 लाख मीट्रिक टन सरसों ये हमने खरीदी है। निर्विघ्न सारा काम लगभग पूर्ण हो चुका है। 1-2 दिन पेमेंट, जो कुछ पेमेंट्स लेट जरूर हुई, लेकिन वो भी व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से थोड़ा सा देरी हुई, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर सारी जितनी पेमेंट लोगों की बची है किसानों की वो सब उनको पहुंच जाएगी। जहां तक उद्योग का विषय है, इंडस्ट्री, इसको भी सुचारू ढंग से हमने यानी चलाया है, पूर्ण किया है, इसके जो प्रतिबंध थे वो समाप्त किए हैं, और लगभग 50,000 जो छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे इंडस्ट्री है चाहे उसमें व्यावसायिक संस्थान है, सब मिलाकर के 36 लाख लोगों को काम करने के लिए परमिशन ये दे दी गई है। अब सभी इंडस्ट्रीज प्रयास हमारी ओर से यानी सरकार की ओर से तो खोल दी गई है, उनके अपने कारणों से अगर कोई को कमी होगी तो उसको अपना पूरा करेंगे, लेकिन हमने इतने लोगों को और काम में दिया है। जहां तक एक मजदूरों की कठिनाई जो आई थी, उस मजदूरों की कठिनाई को भी हमने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, चाहे खेती के मजदूर थे चाहे इंडस्ट्री के मजदूर थे, जो लोग घर जाना चाहते थे उनको अपनी व्यवस्थाओं से हमने लगभग यानी 3.5 लाख लोगों को 96 ट्रेन, 5500 बसों के ट्रिप्स, ऐसे हर प्रांत के लिए जहां की आवश्यकता थी उन प्रांतों को भेजा,
और ये अपने पास से पैसा खर्च के भेजा है। हालांकि बहुत प्रांतों की ओर से, खास करके अगर मैं बिहार की बात करता हूं, तो वहां के मुख्यमंत्री का पत्र आया कि हम इसमें पैसे का योगदान करना चाहते हैं। हमने तुरंत कहा कि नहीं, ये मजदूर जो यहाँ काम करते थे, इनका हरियाणा निर्माण में भी अपना एक योगदान है, और आखिर हरियाणा का मजदूर हो या कहीं देश में किसी और प्रांत का मजदूर हो, हम उसमें अंतर नहीं समझते हैं। कारण क्या कि आखिर हरियाणा के निर्माण में ये लोग काम करते हैं। देश हमारा एक है, हम एक देश के वासी हैं। खास करके संकट के समय हमें इस प्रकार से ये छोटे दायरे समाप्त करके संकट में एक दूसरे का सहयोग, साथ सहायता करनी चाहिए। हमने किया है, हमारे अपने लोग थे इसलिए हमने किया है, हमने किसी पर एहसान नहीं किया है। तो मैंने पत्र का उत्तर भी इसी बात को लेकर के दिया था कि हमारे अपने भाई हैं, बंधु हैं, इसलिए इनकी सहायता करना ये हमारा फर्ज है। ये काम भी हमने उसमें पूरा किया है। शिक्षा का जहां तक विषय है, शिक्षा के संबंध में चूंकि डिस्टेंसिंग के कारण से, सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में विद्यार्थी बच्चे जा नहीं सकते, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा के ये सारे प्रावधान किए हैं। जो परीक्षाएं रह गई थी, उन परीक्षाओं को लेने के लिए भी आगे की योजना बन गई है, लेकिन बिना परीक्षा भी अगली कक्षाओं में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत आवश्यक जो परीक्षा होगी वही उसको बाद में देनी होगी, अन्यथा सब बच्चों को हमने अगली कक्षाओं के लिए भेज दिया है। और शिक्षा भी कैसे, हमारा शिक्षा का सिस्टम सुधरे, हम अभी से नहीं बल्कि जब हमारा बजट सेशन था तब से आपने देखा होगा कि हमने शिक्षा के सुधार के लिए इस बार बजट में खूब बढ़ोतरी की थी। 13.8% ये बजट हमारा इस बार शिक्षा में हमने लगाया था, जो पिछले बार के बजट से 1.5 गुना से भी ज्यादा वो बजट इस बार हमारा है। और इसमें खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अच्छी शिक्षा का स्तर हो,